अब यहाँ पे है कैपिलरिटी परमेबिलिटी टेस्ट, जस्ट जो अभी हमने डिस्कस किया था, नाम सिर्फ मैंने तब बताया था। तो कैपिलरिटी परमेबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, देखो एक चीज तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं ना परमेबिलिटी के ऊपर, तो जितने भी टेस्ट आ रहे हैं उनके जो डायग्राम से एकदम रट लेना अच्छे से। यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक तो फॉर्मूला बेस्ड आएगा क्वेश्चन, तो उस वक्त तुम्हें डायग्राम भी जो है बनाना आना चाहिए, ठीक है। और थ्योरेटिकल अगर थोड़ा बहुत आ रहा है तो उसमें क्या आएगा, उसमें एक्सप्लेनेशन आएगा। एक्सप्लेनेशन आता है किसका, कि ये डायग्राम बनाओ, ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेनेशन में भी आता है। तो अभी देखो कैपिलरिटी प्रोबेबिलिटी टेस्ट में यहाँ पहले है 1, यहाँ पे है 2। तो यहाँ पे क्या है ना कि दो रिजर्वायर है, एक यहाँ पे H1 रिजर्वायर है, एक यहाँ पे H2 रिजर्वायर है, ठीक, दो रिजर्वायर है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इस जगह पे मैंने एक स्टैंड पाइप जो है वो लगाया हुआ है, ये स्टैंड पाइप है, मैनोमीटर कह लो। अब यहाँ सेंटर से मेरा जो डिफरेंस है उसको मैं HC कह रहा हूँ, उसको मैंने कैपिलरी हेड जो है बोला। यहाँ से बाहर निकल जाएगा, उसको मैं एयर वेंट पाइप कह रहा हूँ। सॉइल का सैंपल यहाँ पे है, ये स्क्रीन्स मैंने फिल्टर के लिए लगाई हुई हैं, और डेटम ये हो गया सेंटर में जो डॉटेड लाइन है। अब ये जो कैपिलरी हेड है इसको नेगेटिव भी कहते हैं। अच्छा, और याद रखना दो स्क्रीन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो एल होता है, ये रहा, दो स्क्रीन्स के बीच का डिस्टेंस एल होगा। अब ये जो नेगेटिव कैपिलरी हेड है एक डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। कैसे है एक्स डिस्टेंस पे, देखो भाई यहां पे हम मेजर कर रहे हैं ना इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए एक्स डिस्टेंस पे हमारे पास में HC आ रहा है। अब दिस नेगेटिव कैपिलरी हेड एट अ डिस्टेंस x increases the head H1 to H1 plus HC। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो नेगेटिव हेड है ना, तो ऑब्वियसली क्या होता है H1, देखो दो का डिफरेंस देखो समझो। अगर मैं H1 की बात कर रहा हूं तो उसमें से हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट जगह पे हेड होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, तभी तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हेड मिलेगा। अब यहाँ पे ये इस तरीके से है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हमारा हेड बढ़ जा रहा है, ठीक, तो ये चीज हो रही है। अब ये नेगेटिव कैपिलरी हेड की वजह से ही हमारा टोटल हेड जो यहाँ पे बढ़ जाता है। अब यहाँ पे जो है हम क्या निकालेंगे, आई, ये क्या है, एक तरीके से हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, तो H1 प्लस HC अपॉन में x, ये हम निकाल रहे हैं यहाँ पे करके। एक्चुअल सेचुरेटेड पोरोसिटी जो यहाँ पे होता है उसके लिए फॉर्मूला है S इंटू एन। एस तुम्हारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, एन तुम्हारा यहाँ पे पोरोसिटी है। अब इसके लिए फॉर्मूला है x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 2K अपॉन SN, ब्रैकेट में H1 प्लस HC। यहाँ पे मोस्टली चीजें जो है वो जानी पहचानी ही है, x2 और x1 का स्क्वायर जो तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये तुम्हारे डिफरेंट डिस्टेंसेज होंगे जो तुम्हें गिवन होंगे डिफरेंट टाइम्स पे, T2 T1 हो गया वहां पे। अब 2K और SN ये तुम जान सकते हो क्या क्या ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन व्हेन। अब देखो ये जो तुम्हारा ऊपर वाला फॉर्मूला है इसमें ये कब आ रहा है, जब हमने, देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो ना 1 और 2 मैंने लिखा था। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे वाल्व होता है, वाल्व यानी कि टंकी होती है, हम क्या करते हैं इसको ओपन करते हैं और दूसरे को क्लोज कर दो, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसके यहाँ से वाटर लेवल जाएगा ऐसे। तो जब पहली वाल्व को हमने क्या किया, ओपन किया, और दूसरे को हमने बंद किया, तब हमारे पास फॉर्मूला होता है x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन T2 माइनस T1, इस तरीके से फॉर्मूला हो जाता है। जब हमने दूसरी ऑब्जर्वेशन करी और उसमें हमने दूसरी वाल्व को ओपन रखा और पहली को क्लोज कर दिया, उस वक्त हमारे पास फॉर्मूला है x4 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन T4 माइनस T3, बाकी सारा सेम है, 2K अपॉन SN H2 प्लस HC। अब ये H2 जो यहाँ पे आ रहा है ये एक तरीके से क्या है, जो ये जो तुम्हारा यहाँ पे H2 है ये सेकेंड वाल्व के लिए, ठीक, ये पहली वाल्व के लिए था। x is the distance from left hand from above 1 and 2, k and hc can be obtained। तो ऊपर जो तुम्हारा फॉर्मूला ये आया है दो दो, यहाँ से हम k और hc को निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे जानना सीखेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो परमेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसके लिए मैंने ना एक ट्रिक भी बनाई हुई है, वो नीचे लिखी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे समझ लो कि वो फैक्टर्स कौन कौन से, थोड़ा डिटेल में समझते हैं, देन उसके बाद मैं तुम लोगों को ट्रिक बता दूंगा। तो सबसे पहले है पार्टिकल साइज। तो अगर पार्टिकल का साइज जो है वो बढ़ जाता है यहाँ पे तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक, तुम समझ भी सकते हो कि भैया ग्रेवल के केस में और सैंड के केस में परमेबिलिटी अच्छी है, लेकिन क्ले के केस में परमेबिलिटी अच्छी नहीं है, ये चीज है। पार्टिकल साइज का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, k इक्वल्स टू सी d10 का स्क्वायर, c का वैल्यू 0.4 से 1.02 हो जाता है। यूजुअली हम यहाँ पे 1 लेते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। k तुम्हारा यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड में है, d10 यहाँ पे mm में होता है। तो एजुकेशन होल्ड्स गुड फॉर k लेस देन इक्वल्स टू 10 की पावर -3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसका मतलब क्या है,
ये सॉरी इक्वेशन, अगर मैंने कुछ और बोल दिया हो तो ये इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई तभी होती है जब तुम्हारे k की वैल्यू लेस देन हो या फिर इक्वल्स टू हो 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड के, यानी कि इतना वैल्यू अगर प्रोबेबिलिटी का है तो ही सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट देखो इफेक्ट ऑफ वोल्ट रेशियो। अब वोल्ट रेशियो क्या इफेक्ट पड़ता है, तो टेलर के अकॉर्डिंग फॉर्मुला है हमारे पास k = c (e³/1 + e), ये हम जस्ट अभी पढ़ करके आ रहे हैं, मैंने अभी समझाया तुम लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मेरा वोल्ट रेशियो बढ़ रहा है तो तुम समझ सकते हो कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगा, है ना। चलो अब कभी कभी सैंड के लिए डायरेक्टली ये यूज हो जाता है, और अगर हम सिल्ट और क्ले के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे लॉग 10 अप्लाई करके तब भी यूज कर सकते हैं। ठीक, ये है अफेक्ट ऑफ परमिएंट। परमिएंट एक्चुअली में क्या होता है, दो चीजों को मिला के बनता है, एक होता है विस्कोसिटी और एक होता है टेम्परेचर। तो अगर कहीं पे दोनों ही चीजें हैं तब उस केस में हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है यूनिट वेट के फ्लूइड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है तुम्हारी विस्कोसिटी के। यानी कि विस्कोसिटी जितना ज्यादा प्रोबेबिलिटी उतना कम, ये तो खैर वैसे भी अंडरस्टूड था ही। और गामा तुम्हारा यूनिट वेट है फ्लूइड का, तो जितना यूनिट वेट बढ़ेगा परमेबिलिटी उतना बढ़ेगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो विस्कोसिटी और दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से आएगी। चलिए अभी देखो यहाँ पे K27 μ27 इक्वल्स टू KT µT, एक तुम्हारा फॉर्मूला ये है। तो यहाँ पे 27 क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है। यहाँ पे ये जो T है ये क्या है, ये तुम्हारा कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। अब शेप ऑफ पार्टिकल्स देख लो, पार्टिकल्स का शेप क्या होता है, ये है K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s²। s² तुम्हारा क्या है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, एंगुलर पार्टिकल जो होते हैं उनका ग्रेटर और स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है देन द राउंडेड वन। ठीक है, ये चीज है। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन वगैरह। अब देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो यहाँ पे परमेबिलिटी जो है तुम्हारे पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की वो कम होती है ऐसी सॉइल के कंपैरिजन में जो फुल्ली सैचुरेटेड हो। ठीक है, तो इसको भी याद रखना कि जैसे जैसे सैचुरेशन बढ़ेगा परमेबिलिटी बढ़ता चला जाएगा। अफेक्ट ऑफ सॉइल फैब्रिक, तो यहाँ पे सॉइल फैब्रिक का मतलब है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर डिस्पर्स स्ट्रक्चर है तो उसका परमेबिलिटी कम होगा, अगर यहाँ पे फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर है तो परमेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, इंप्योरिटीज इन वाटर, अगर इंप्योरिटीज हैं तो परमेबिलिटी कम हो जाएगा बिकॉज वो ब्लॉक करेगा ऑब्वियसली। अफेक्ट ऑफ अब्जॉर्ब्ड कटायन ऑन क्ले मिनरल सरफेस, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि कटायन आ गया है वहां पे कोई भी और आकर के सरफेस पे चिपक गया है, तो अब जो परमेबिलिटी है वो कैसी होगी। तो मोंटमोरिलाइट क्ले के केस में परमेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, सॉरी, अगर यहाँ पे हम पोटेशियम है हमारे पास तो सबसे कम परमेबिलिटी बढ़ेगी, सोडियम है तो ज्यादा बढ़ेगी, हाइड्रोजन है तो और ज्यादा बढ़ेगी, और कैल्शियम है तो सबसे ज्यादा परमेबिलिटी बढ़ जाती है। केवलिनाइट में क्या हो जाता है, यहाँ पे पहले सोडियम फिर पोटेशियम फिर कैल्शियम फिर हाइड्रोजन। अब दिक्कत यहाँ पे ये आएगी, वैसे तो मैं तुम्हें बताऊं ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, बट फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कभी को अगर उसने पूछ लिया, काफी डिटेल में चीज चल रही है। तो यहाँ पे ट्रिक मैंने बनाई थी KNaNCA। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो तुम यहाँ पे, और ऐसे ही दूसरा भी मेरे पास में यहाँ पे केवलिनाइट में मेरे पास में है NaKCAN। तो ये दो ट्रिक्स जो है यहाँ पे मैंने बनाई हुई थी। अब इसमें मैंने कैसे याद करना है, देखो तुम्हें सिर्फ एक को याद रखना है जो कि है तुम्हारा नाक और कान, ऐसे बन रहा है जैसे हमारे होते हैं ना नोज और ईयर्स, वो बनते हैं ना, बिल्कुल वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नाक और कान। तो केवलिनाइट के केस में क्या हो रहा है, पहले आ रहा है सोडियम, फिर आ रहा है यहाँ पे कैल्शियम, सॉरी अपना पोटेशियम, फिर आ रहा है अपना कैल्शियम, फिर आ रहा है अपना यहाँ पे जो N है इसको तुम हाइड्रोजन ले लो। ये एक्चुअली मैंने हाइड्रोजन कैसे लिया था देखो बताता हूँ भाई, हाइड्रोजन में लास्ट में N होता है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे N लिया ताकि मेरा एक सीक्वेंस जो बन सके, एक नाक कान इस तरह का कोई वर्ड बन जाता है, इसलिए मैंने ये लिया था। अब मोंटमोरिलाइट के केस में तुम क्या करोगे, एकदम उल्टा कर देना, मतलब CAN ऐसे होना चाहिए था, इसको NaC कर दो, एक सेकंड, इसको NCA कर दो, ये NaK होना चाहिए था, यहाँ पे तुम NaK कर दो, तो ऐसे जस्ट उल्टा कर दो। तो मैंने तो इसको इस तरीके से याद किया हुआ, तुम भी ऐसे ही याद कर सकते हो। जो सोडियम होता है, जो सोडियम क्ले होती है, उसका स्मॉल परमेबिलिटी होता है, सबसे कम यहाँ पे क्या होता है परमेबिलिटी होता है। तो क्ले के अंदर है ना, क्ले में हम क्या डालते हैं, अगर हम सोडियम डालते हैं तो परमेबिलिटी सबसे कम होगा। तो अब इसका हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं तो बताता हूँ। जो तुम्हारा अर्थ डैम होता है, जो तुम्हारा डैम होता है, जो उसका कोर होता है, उसमें हम सॉइल में क्या कर देते हैं, सॉल्टी वाटर डाल देते हैं।
सॉल्टी वाटर डाल देंगे तो क्या होगा, देखो सॉल्टी वाटर का मतलब है NaCl, यानी कि सोडियम वहां पे आ गया। अब सोडियम आ गया तो वो क्या करेगा, परमेबिलिटी रोक देगा, यानी कि सीपेज रोक देगा। तो पानी का जो लॉस होगा तुम्हारे डैम से वो नहीं होगा, फिर कम होगा, या फिर ये चीज है। इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, तो यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या असर डालता है तुम्हारे परमेबिलिटी के ऊपर। तो जैसे ही इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता है तो तुम्हारी परमेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। एज इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीजेज वॉइड रेशियो डिक्रीजेज, तो जैसे जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता है वॉइड रेशियो डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप यहाँ पे बन गया। तो के का वैल्यू, के क्या तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, तो इसका वैल्यू अगर 10 की पावर -3 से ज्यादा है तो इसको हम कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड से निकालेंगे। अगर इसका वैल्यू परमेबिलिटी का 10 की पावर -7 से लेकर 10 की पावर -3 के बीच है तो फिर हम फॉलिंग हेड परमेबिलिटी मेथड से निकालेंगे। और अगर के का वैल्यू 10 की पावर -7 से कम है तो फिर हम यहाँ पे कंसोलिडेशन फॉर्मूला जो है वो करेंगे यूज। ठीक, अब देखो ट्रिक क्या थी, ट्रिक तुम लोगों को बताता हूँ। ट्रिक के लिए मैंने था, देखो सबसे पहले तो बताता हूँ ट्रिक कैसे बनी है। देखो यहाँ पे जैसे सबसे पहले वाले में आया हुआ है मेरे पास में पी, पी क्या है तुम्हारा पार्टिकल है, पार्टिकल का मैंने यहाँ पे पी लिया है। इसी तरीके से हर किसी का मैंने एक एक वर्ड जो है लिया हुआ है, और वो क्या क्या वर्ड है वो देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। ये देखो पी है, पी किसके लिए, पार्टिकल साइज के लिए, एस किसके लिए, शेप ऑफ पार्टिकल के लिए, आई किसके लिए, इंप्योरिटीज के लिए, डी किसके लिए, सॉइल फैब्रिक के लिए, डिस्पर्स स्ट्रक्चर के लिए, एस किसके लिए, सैचुरेशन के लिए, वी किसके लिए, वॉइड रेशियो के लिए, ई किसके लिए, इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए, ए किसके लिए, एडसॉर्ब कैटायन के लिए, पी किसके लिए, ये जो तुम्हारा यहाँ पे पी है ये किसके लिए, ये परमिएंट के लिए है, और टी तुम्हारा टाइम है। तो अब मैंने क्या बनाया, तो इस तरह के वर्ड्स मेरे पास आ चुके थे तो मैंने बनाया प्ले स्टेशन इन डिमांड। अब ये मैंने ये क्यों बनाया, प्ले स्टेशन क्यों आया दिमाग में, देखो भाई गेम खेलने का मैं बड़ा शौक होता है लड़कों को तो खासकर, तो मैंने वही किया कि प्ले स्टेशन डिमांड में है, लेकिन वो क्या करता है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी और हमारा जो इंपॉर्टेंट प्रेशियस टाइम होता है उसको कंज्यूम कर लेता है, उसको डिमांड सक्स वेरी एनर्जी एंड प्रेशियस टाइम। तो ये मैंने इस तरीके से बना दिया था। अब देखो पार्टिकल साइज बढ़ रहा है, पार्टिकल साइज बढ़ रहा है, तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, परमेबिलिटी हमें देखनी है। P फॉर पार्टिकल साइज अगर बढ़ेगा तो थोड़ा सा देखो ऊपर, अभी हमने जस्ट क्या डिस्कस किया था, हाँ पार्टिकल साइज अगर हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा, परमेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये जो तुम देख रहे हो अब यहाँ पे हर एक चीज को बढ़ाते हुए चले जाओ, पार्टिकल साइज है तो उसको बढ़ाओ, अगर उसको बढ़ा रहे हैं और परमेबिलिटी बढ़ रही है तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है मैंने। अगर मैं शेप ऑफ पार्टिकल बढ़ा रहा हूँ तो परमेबिलिटी मेरी कम हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है, रेड से लिखा है, और कलर का भी तुम देख सकते हो, देखते पता चल जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि पार्टिकल साइज के लिए बढ़ रहा है, शेप ऑफ पार्टिकल जैसे बढ़ेगा तो तुम्हारा परमेबिलिटी कम होगा, इंप्योरिटीज बढ़ेंगी तो यहाँ पे तुम्हारा परमेबिलिटी कम होगा, डिस्पर्स स्ट्रक्चर होगा तो फिर तुम्हारा परमेबिलिटी कम होगा, सैचुरेशन बढ़ेगा तो परमेबिलिटी बढ़ेगा। तो इस तरीके से तुम इसको याद कर सकते हो। अब मैंने क्या ट्रिक बनाई, ये देखो ये ट्रिक तो हो गई प्ले स्टेशन इन डिमांड। अब इसमें भी याद रखना है, कैसे याद रखना है, तो मैं क्या नोटिस कर पाया कि परमेबिलिटी हर बार डिक्रीज होगी, हर बार डिक्रीज होगी, हर केस में डिक्रीज होगी, सिर्फ कब, जब वहां पे साइज का जिक्र आ जाएगा। बात समझ आ रही है कि परमेबिलिटी हमेशा डिक्रीज होगी, मतलब तुम कोई भी फैक्टर बढ़ाओ डिक्रीज ही होगी परमेबिलिटी, कोई भी फैक्टर को बढ़ा दो परमेबिलिटी डिक्रीज होगी, सिर्फ तब नहीं डिक्रीज होगी जब पार्टिकल साइज का जिक्र होगा। देखो पार्टिकल साइज, परमेबिलिटी बढ़ गई कम नहीं हुई। सैचुरेशन में भी क्या होता है, पार्टिकल साइज का ही मैटर होता है वहां पे भी, तो यहाँ पे बढ़ गई। वॉइड रेशो भैया यहाँ पे भी साइज का जिक्र हो रहा है, देखो फिर से बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन तीनों में ही बढ़ रही है, बाकी सब में देख लो कम हो रही है। तो आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब यहाँ पे आता है परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे डिफरेंट तरह की सॉइल्स के लिए, डिफरेंट तरह के एक तरह से स्ट्राटा के लिए हम परमेबिलिटी देख रहे हैं। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है, हॉरिजॉन्टल फ्लो यानी कि पैरेलल टू बेडिंग प्लेन। फ्लो क्या ऐसा हो रहा है, बेडिंग प्लेन के पैरेलल, सॉरी मतलब इस तरीके से हमारा बेड है यहाँ पे, और फ्लो भी ऐसे ही हो रहा है, पैरेलल हो रहा है इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा फिर कि मैंने यहाँ पे नाम दिया है, एक KH नाम दिया, अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो वो परमेबिलिटी मेरा KH कहलाएगा, और अगर वर्टिकल है तो वो KB कहलाएगा मेरा परमेबिलिटी। तो यहाँ पे जब हम हॉरिजॉन्टली अपना फ्लो हो रहा होता है, पैरेलल होता है बेडिंग प्लेन के, तब यहाँ पे जो तुम्हारा ये आई का वैल्यू है ये कांस्टेंट होता है, इसको याद रखना। और जो तुम्हारा KH है वो इस तरीके से निकाला जाता है, K1H1 प्लस K2H2 प्लस K3H3, इस तरीके से वो निकाला जाता है। अगर मैं वर्टिकल फ्लो की बात करूं तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाता है,
वेलोसिटी क्या हो जाता है, कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां अगर मैं देखूं तो यहां पे वेलोसिटी वेरिएबल होता है। ठीक है, ये चीज जो है याद रखना। अब यहां पे वर्टिकल फ्लो में देखो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, यानी कि k1 i1 k2 i2 ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहां पे हेड लॉस अगर मैं निकाल रहा हूं तो वो हर एक लेयर का ऐड हो जाता है। अब वर्टिकल के लिए मैं यहां पे निकाल रहा हूं, वर्टिकल फ्लो के लिए, तो वो मेरे पास में क्या होगी, परमिबिलिटी h अपॉन h1 अपॉन k1 प्लस h2 अपॉन k2, इस तरीके से ये निकल जाएगी। अब हमें क्या करना होता है, पूरे के पूरे सॉइल के लिए, पूरे सॉइल के लिए हमें ओवरऑल परमिबिलिटी निकालना होता है, जो कि इसी तरीके से निकल सकता है, के एच के वी का मल्टीप्लीकेशन करके और उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो उसको हम बोलते हैं के इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे तो दो हैं, मान लो के जेड भी होता तब हम यहाँ पे क्यूब रूट लेते हैं। ये चीज याद रखना, अगर दो हैं तो फिर स्क्वायर रूट लेंगे और तीन है तो फिर क्यूब रूट लेंगे। तो ये इसी तरीके से हमारा 2D में हुआ, ये 3D में हुआ। आइसोट्रोपिक सॉइल के लिए क्या होता है, के एच के वी के जेड तीनों बराबर हो जाते हैं। के एच हमेशा ज्यादा होगा के वी से, और के एच के वी के जेड आइसोट्रोपिक सॉइल के लिए ही बराबर होते हैं, याद रखना। कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमिबिलिटी उसको हम डिनोट करते हैं के नोट से, फॉर्मूला है इसका के नोट इक्वल्स टू के इंटू म्यू अपॉन गामा डब्ल्यू, टेन थीटा वन अपॉन टेन थीटा टू इक्वल्स टू के वन अपॉन के टू। ये भी हमारे पास में एक फॉर्म हो जाता है परमिबिलिटी का, डिपेंडेंट ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ये जो एब्सोल्यूट परमिबिलिटी का जिक्र हो रहा है ये फ्लूइड प्रॉपर्टीज से इंडिपेंडेंट होता है। अब एक यहाँ पे स्पेसिफिक यील्ड और एक होता है स्पेसिफिक रिटेंशन। इनका मतलब क्या है, स्पेसिफिक यील्ड, यील्ड देखो क्या है, एक तरीके से प्रोडक्टिविटी कितना होता है उसको हम यील्ड कहते हैं। तो यहाँ पे है स्पेसिफिक यील्ड इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये रेशो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर का जो कि फ्लो करेगा सैचुरेटेड कंडीशन में, ठीक है, विच विल फ्लो अंडर सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, कैसे फ्लो करेगा, ग्रेविटी इफेक्ट से फ्लो करेगा। तो यानी कि कैसा रेशो है, थोड़ा सा समझो, ये एक वाटर के वॉल्यूम का रेशो है जो कि फ्लो कर जाएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इन सैचुरेटेड कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्विफायर, ये होगा। तो यहाँ पे ये जो तुम देख रहे हो एस वाई, ये तुम्हारा क्या है, स्पेसिफिक यील्ड है, और ये वी डब्ल्यू वाई क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वी फॉर वॉल्यूम, डब्ल्यू फॉर वाटर, वाई फॉर तुम्हारा यील्ड। ठीक है, ये हो जाता है, अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। ऐसे यहाँ पे आता है स्पेसिफिक रिटेंशन, ऊपर था स्पेसिफिक यील्ड, ये है स्पेसिफिक रिटेंशन एस आर। तो ये क्या है, ये रेशो है किस किसका, वॉल्यूम ऑफ वाटर का जो कि रोक दी गई अगेंस्ट द ग्रेविटी। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है ना, रिटेंशन यानी कि रोक देना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि रोक दिया गया है ना, कैसे रोक दिया गया, मतलब वो फ्लो नहीं कर पाया अगेंस्ट द ग्रेविटी, और यहाँ पे हम रेशो लेंगे उसी तरीके से, तो होगा यहाँ पे वी डब्ल्यू आर अपॉन वी। इस तरीके से ये होगा। अब होता क्या है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, एस वाई और एस आर को ऐड कर दूं, तो ये पोरोसिटी के बराबर हो जाता है। ठीक है, किसके बराबर हो जाता है, पोरोसिटी के बराबर हो जाता है। बस इतना ही था हमारा इस चैप्टर में। यहाँ पे चैप्टर जो है खत्म हो गया, इसके न्यूमेरिकल कुछ हम देखेंगे और फिर नेक्स्ट जो सीपेज वाला चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा है, उसको शुरू हम यहाँ पे करेंगे।